हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले स्वागत है आप सबका वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग सर। ठीक है कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम बढ़िया। आप सब लोग अच्छे ही दिख रहे होंगे, अच्छे ही होंगे डेफिनेटली। चलिए शुरू करते हैं। एंड रियली सॉरी वंस अगेन थोड़ा सा लेट होने के लिए। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए अनटिल अनलेस मैं आपसे कुछ पूछूं ना। सो म्यूट योरसेल्फ जब तक मैं आपसे कुछ पूछ नहीं लेता। चलिए, सो हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं? हम इस सेशन में करने वाले हैं प्रैक्टिस। इंडेस 1 के क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? सो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इस इंडेस 1 के क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चंस हैं। मेरा यह मानना है शायद 31 या 32 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 31 या 32 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 32, यस 32 क्वेश्चंस हैं। और 32 क्वेश्चंस में से मैं ये सारे क्वेश्चन जो कि येलो मार्क्ड हैं, मैंने ऑलरेडी येलो मार्क करके रखे हैं। येलो मार्क, जो क्वेश्चंस मैंने येलो मार्क करके रखे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं इस सेशन के अंदर। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो क्वेश्चंस येलो मार्क नहीं है, मतलब वो जो येलो मार्क नहीं है, मतलब वो क्या, उसका क्या होगा? वो हम लोग को खुद खुद से करना है। करेंगे। करेक्ट। क्या बात है, देखो कितना अच्छा गैस करते हो तुम लोग, कितने अच्छे बच्चे हो, बहुत समझदार हो यार। चलो, Yes, sir. सो येलो मार्क क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना है मुझे आपके साथ। देखते हैं अभी के सेशन में कितना पोर्शन डिस्कस हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसकी ये कोडिंग क्या है? बेसिकली कोडिंग किस तरीके से है? क्यू मतलब क्वेश्चन बैंक। इंडेस 1, क्योंकि हमारा इंडेस 1 का टॉपिक चल रहा है। एसएम मतलब स्टडी मैट, और उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये कोडिंग करने का रीजन आपको आगे चल के रियलाइज होगा जब आपको एक डिजिटल क्वेश्चन बैंक मिलेगा हमारी तरफ से, डिजिटल क्वेश्चन बैंक, और हर एक क्वेश्चन की कोडिंग वाइज उसका एक यहां पर टाइम कोड मिलेगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे डिजिटल बुक में, आप वो ओपन कर पाओगे उसका वीडियो, मतलब जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उसका वीडियो बाद में भी आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। सो हमने इसलिए कोडिंग की है कि कभी भी वो कोडिंग अब बदलेगी नहीं। मतलब ये क्वेश्चन का जो रिकॉर्डिंग होगा वो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। उसके बाद हम इसका रिकॉर्डिंग बार बार नहीं करेंगे, ठीक है ना? इससे क्या है, हमारा भी टाइम सेव होगा कि हाँ भाई हमने कोडिंग कर लिया, बात खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। और इसका आपको आपके ऐप में इसका एक्सेस मिलेगा कि आपको अगर ये क्वेश्चन वापस से सुनना था, आपको नहीं समझ आया था या बाद में आप भूल गए, तो आप इसको बाद में भी सुन सकते हो। ऐसी हमारी आगे की प्लानिंग है। चलो, सो इंडेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। Entity XYZ is a large manufacturer of plastic products for the local market. On 1st April 2016, the newly elected government unexpectedly abolished all import tariffs, including the 40% tariff on all imported plastic products. ठीक है भाई, नया गवर्नमेंट आया, उन्होंने abolish कर दिया 40% tariff, ठीक है? Many other economic reforms implemented by the new government contributed to the value of the country's currency. Rupee appreciating significantly against most other currencies. The currency appreciation severely reduced the competitiveness of the entity's product. Before 6, the entity XYZ was profitable. However, because it was unable to compete with the low price imports, एंटिटी XYZ वेंट इनटू लॉसेस। अब हो गया क्या कि भाई सारे टैरिफ जो थे वो एबॉलिश कर लिए, तो उस वजह से जो इंपोर्ट्स वगैरह ये सब दुनिया भर की जो चीजें थी उस पे फर्क पड़ा, और इससे XYZ को अब नुकसान हो रहा है, ठीक है? वेंट इनटू लॉसेस। एज एट 31 March 2017, एंटिटी XYZ इक्विटी वाज ₹1000. During the second quarter of the financial year ended 31st March 17, the management restructured entity's operations. That restructuring helped reduce the losses for the third and fourth quarter to 400 and 380. थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में थोड़े से लॉसेस कम हुए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 17, एंटिटी XYZ reported a loss of 4,000 rupees. In January 2017, the local plastic industry and the labor union lobbied the government to reinstate tariffs on the plastic. On 15th March, the government announced that it would reintroduce the limited plastic import tariffs at 10%. उन्होंने वापस टैरिफ लगाना शुरू किया, जिससे थोड़ा सा इंपोर्ट में कमी आई ताकि लोकल मार्केट थोड़ा सा ग्रो हो सके। However, it emphasized that those tariffs would not be as protective as the tariff enacted by the previous government. In its last economic forecast, the government predicts a stable currency exchange rates in the short term, with a gradual weakening of the jurisdiction's currency in the long term.
मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी XYZ अंडरटुक अ गोइंग कंसर्न असेसमेंट। बाप रे बाप, इतनी देर से जो कहानी बता रहा था अब जाके समझ आया कि अच्छा गोइंग कंसर्न पे बात चल रही है। ओके, मतलब ये कंपनी अच्छा खासा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसको मार पड़ रही है, कंपटीशन आ रही है बाहर से। क्यों? क्योंकि बाकी लोग प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके प्रोडक्ट पर असर पड़ रहा है। पहले क्या था, पहले जब इंपोर्ट करते थे तो 40% टैरिफ लगता था, तो इसीलिए लोग इंपोर्ट ही नहीं करते थे। तो जो ये लोकल प्रोडक्ट है इसको अच्छा मार्केट मिल रहा था। अब सरकार ने वो जो टैरिफ था 40% का इंपोर्ट का वो हटा दिया, जिससे भैया बहुत नुकसान होने लगा इनको, और इनको नुकसान होने लगा तो इनके लॉसेस के वो बारे में बात कर रहा है। फिर आगे चल के इनकी यूनियन ने मिलकर गवर्नमेंट को लॉबी किया और गवर्नमेंट को बोला कि ये क्या है, ऐसा वैसा ही हुआ, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 10% टैरिफ वापस से लगा लिया। बट इतना भी इनके लिए काफी नहीं है, इसके बाद भी इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। Now, the management projects or forecast that imposition of 10% tariff on the import of plastic product would, at the current exchange rates, result in the entity XYZ returning to the profitability. Even 10% टैरिफ इंपोज करने के बाद भी उनको लगता है कि अगर करंट एक्सचेंज रेट मेंटेन रहा, अगर आगे चल के एक्सचेंज रेट नहीं गिरा, तो करंट एक्सचेंज रेट पर भी ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे आ जाएंगे। How should the management of the entity XYZ disclose the information about the going concern assumption assessment in the entities XYZ financial statements 31st March 17 annual financial statements? तो भैया अब अल्टीमेटली 31st March 17 के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न के बारे में हमें क्या रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो पूछ रहा है कि गोइंग कंसर्न को लेकर आप कमेंट करिए और एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न के ऊपर क्या एक नोट डालना चाहिए, एंटिटी को क्या एक नोट डालना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ईयर चल रहा था पहले 1 अप्रैल 16 चल रहा था। 1 अप्रैल 16 में इन्होंने इंपोर्ट टैरिफ एबॉलिश कर दिया, मतलब 16-17, मतलब ये जो फर्स्ट ईयर 16-17 जो खत्म हुआ है, इस साल में बहुत नुकसान हुए हैं, स्पेशली 400 300 ये ना इनके लॉसेस वगैरह ये दिख रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में बहुत सारे नुकसान वगैरह ये सब दिख रहे हैं, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज कि फर्स्ट ईयर एंड हुआ, एंड होते होते 10% का टैरिफ वापस से लगा दिया गया। 15 मार्च को 10% का टैरिफ वापस से लगा दिया गया, ठीक है ना। तो जो कि इंपोज होगा 2018 से। अब आपको बताना चाहिए कि आगे चल के इनको गोइंग कंसर्न के बेसिस पर, इनकी कंपनी गोइंग कंसर्न के बेसिस पर आगे काम कर पाएगी कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, डू टेल मी व्हाट यू थिंक रिगार्डिंग दिस। क्या कंपनी को गोइंग कंसर्न असेसमेंट के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त गोइंग कंसर्न स्टिल लेना चाहिए या फिर विदाउट गोइंग कंसर्न उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए? टेल मी। सर, कंपनी का दो मेन इश्यूज था। एक तो कंपनी लॉसेस में जा रहा था बिकॉज ऑफ इंपोर्ट टैरिफ रिडक्शन, और सेकंड करेंसी का फ्लक्चुएशन। राइट। बट बाय द ईयर एंड दोनों प्रॉब्लम वाज नियर टू रेजोल्यूशन की कंपनी का एक्सपेक्टेशन भी था प्रॉफिटेबिलिटी में भी जाएगा, करेंसी भी स्टेबल हो गया था, एंड कोई और नेगेटिव कैश फ्लोज और कुछ भी ऐसा बोला हुआ नहीं है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन कंपनी को लेना चाहिए बिकॉज बाय द ईयर एंड सब ठीक के राह में जा रहा था एंड डायरेक्शन वाज पॉजिटिव ड्यूरिंग द ईयर एंड। सो कंटिन्यू, कंपनी शुड कंटिन्यू टू टेक गोइंग कंसर्न अजम्पशन। हाँ, करेक्ट, क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के लिए हमें 12 महीने का भी पीरियड देखना पड़ता है। तो कंपनी को डेफिनेटली दिख रहा होगा कि आने वाले मिनिमम 12 मंथ्स में तो हमारा एंटिटी सर्वाइव कर जाएगा, राइट? Anybody else? So without going concern करना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन वो लोग ऐसा समझ रहे हैं ना कि एक्सचेंज रेट सेम रहेगा तो ही प्रॉफिट में जाएगा, पर एक्सचेंज रेट तो सेम नहीं रहता है ना, वो तो फ्लक्चुएट होता ही रहता है। ठीक है, तो आई थिंक विदाउट गोइंग कंसर्न। ठीक है, ओके, आप बोल रहे हो इट शुड बी विदाउट गोइंग कंसर्न, बट यू नो व्हाट, 10% टैरिफ, एक तो टैरिफ वापस आ गया और दूसरा करेंसी वाला फ्लक्चुएशन, रिटर्निंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। और थोड़ा सा उनके फोर्थ क्वार्टर में भी वो बता रहा है कि फोर्थ और थर्ड क्वार्टर में थोड़े लॉसेस कम हुए हैं, जो भी रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने किया। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो। एंटिटी ने रीस्ट्रक्चरिंग भी किया था, मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चर्ड द एंटिटीज ऑपरेशन, द रीस्ट्रक्चरिंग हेल्प्ड रिड्यूस द लॉसेस। सो डेफिनेटली इस रीस्ट्रक्चरिंग से अगर आगे के लॉसेस रिड्यूस हुए हैं अपकमिंग दो क्वार्टर के, तो डेफिनेटली आगे चल के भी और भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? सो वो लिक्विडिटी वाला भी पॉइंट कंसीडर करना रहता है ना,
वो फैक्टर्स था, गोइंग लिक्विडिटी वाला पॉइंट तब कंसीडर करना होता है जब कंपनी के ऊपर कई सारी लाइबिलिटीज हैं जो अपकमिंग डेज में ड्यू होने वाली हैं और कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है, वो होना होता है। यहां पर वो लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कंपनी के कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं या कोई अपकमिंग लाइबिलिटीज है जो कि विच इज ड्यू टू बी पेबल इन फ्यूचर, तो उसके लिए कंपनी के पास कैश नहीं है, कैश जनरेट नहीं हो पा रहा है, ऐसा कंपनी का बोल नहीं रहा वो, है ना। सो यस, सी आई एम नॉट सेइंग कि यहां पर आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना चाहिए कि गोइंग कंसर्न ले लो या गोइंग कंसर्न नहीं लो, या थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आंसर देना चाहिए कि हमें एज ए स्टूडेंट यहां पर आंसर ये देना चाहिए कि भाई कंपनी को यहां पर ये देखना पड़ेगा कि अपकमिंग 12 मंथ्स में कंपनी को लिक्विडेट होने के चांसेस लगते हैं कि नहीं, या फिर वो अवॉइड किया जा सकता है। अगर कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन, अगर करेंसी के फ्लक्चुएशंस को भी कंसीडर किया जाए, देन टू एंटिटी थिंग्स कि वो आगे चल के लिक्विडिटी की पोजीशन पर नहीं आएगी, लिक्विडेट नहीं होगी, तो डेफिनेटली यहां पर एंटिटी को गोइंग कंसर्न अजम्पशन कंटिन्यू करना चाहिए। एंड इफ द केस इज नॉट दैट, और एंटिटी को लगता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन उनके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क साबित हो सकता है, देन इन दैट केस एंटिटी हैज टू थिंक कि उनका गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेना गलत तो नहीं हो जाएगा। सो आपको यहां पर अपना आंसर थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा ऐसे केस में डिप्लोमेटिकली आपको लिखना पड़ेगा, इफ एंड बट करके। आइए इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि कैसा लिखा है। Going concern is a general feature to be considered while preparing the financial statement. As per Ind AS 1, when preparing financial statement, management shall make an assessment of entity's ability to continue as a going concern. जब भी आप प्रिपेयर करोगे आपको एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि एंटिटी की एबिलिटी क्या है एज अ कंटिन्यू गोइंग कंसर्न रखना। एंटिटी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस अनलेस मैनेजमेंट आइदर इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज द ट्रेडिंग और हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो। When the management is aware in making the assessment of the material uncertainties related to the events or conditions that may cause significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern, the entity shall disclose those uncertainties. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट को किसी भी तरीके से डाउट हो रहा है कि देयर आर सम अनसर्टेनिटीज जिनकी वजह से शायद एंटिटी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न मे बी, तो वो अनसर्टेनिटीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। यहां पर कौन सी अनसर्टेनिटी लग रही है? काजल, आपने जवाब दिया था एक चीज पे, यहां पर मैनेजमेंट को किस चीज की अनसर्टेनिटी दिख रही है? Currency fluctuation. Currency fluctuation. Exchange Very rate. good. So here there's the uncertainty of currency fluctuation. So if at any time while making the going concern assessment, if management is of the opinion is that there are some uncertainties and because of which we are unable to continue as a going concern or we may be unable to continue as a going concern, such uncertainties must be disclosed. So यहां पर एंटिटी को अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि करेंसी फ्लक्चुएशन में अगर कुछ रिस्क और बढ़ गया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे हम वापस नहीं आ पाएंगे, जिससे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। Entity is required to disclose the facts if the financial statements are not prepared on going concern, along with the reason as to why the financial statements are not prepared on the same. While assessing the going concern assumption, entity is required to take into consideration all factors covering at least but not limited to 12 months from the end of reporting period. आप देखो कितना जनरल आंसर दे दिया, कहीं पर भी उन्होंने कोई करेंसी, कोई रीस्ट्रक्चरिंग, कोई लॉसेस, कोई भी वो 10% टैरिफ पे वापस आना, उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे आना, किसी पे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो should you consider this as a proper valid answer? No, this is not a suggested answer. I must say कि भले ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का है, but this is not a suggested answer. इसमें एडिशनली हमें क्या लिखना चाहिए? Tell me. एडिशनली हमें क्या लिखना चाहिए इसमें? Please do tell me. हमें कौन सी चीजों पर रेफरेंस? तो मैं पहले एक मिनट मैं बोल देता हूं गौरव, फिर मैं पूछ लेता हूं, फिर से बोलना। आपको नहीं लगता कि इस आंसर में इन्होंने कोई भी चीज स्पेसिफिकली क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ उन्होंने मेंशन की हो? आंसर के अंदर कोई भी स्पेसिफिक चीज, ना प्रॉफिटेबिलिटी, ना लॉसेस, ना रीस्ट्रक्चरिंग, ना करेंसी फ्लक्चुएशन, किसी ना टैरिफ, कोई भी बात इन्होंने स्पेसिफिकली की नहीं है। आपको क्या लगता है? सर वेग आंसर है, मतलब वेग आंसर है, मतलब ओके। क्या क्या करना चाहिए? आइए हम एक काम करते हैं, हम इसके आंसर को नोट करते हैं कि एडिशनल आंसर क्या होना चाहिए। एडिशनल आंसर, ठीक है ना, इसका एडिशनल आंसर क्या होना चाहिए उस पे बात करते हैं। इसको आप एडिशनल लिख लेना, एडिशनल पॉइंट्स।
इसमें हम बात करेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चर्ड द एंटिटीज ऑपरेशन। तो पहले मैनेजमेंट हैज रीस्ट्रक्चर्ड the operations and it helped to reduce the losses। मतलब हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मैनेजमेंट ने ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर किया है। इवन द रीस्ट्रक्चरिंग took place before imposing 10% tariffs। दूसरी चीज after imposition of 10% tariff, मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन। भाई आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Yes, sir. लिख रहे हैं। Yes, sir. ओके, मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट दे कैन रिटर्न टू देयर प्रॉफिटेबल पोजीशन if currency gets stability। currency gets stability। however, अभी एक्सचेंज रेट्स रिजल्ट्स ये ठीक है, उसके बाद और कहीं करेंसी के बारे में ठीक है। आगे देखिए, however, currency fluctuations may affect profit of the entity even after imposition of 10% tariff। आंसर दिया है, फैक्ट्स और कंक्लूजन्स को ध्यान में रखते हुए आंसर दिया है। थोड़ा सा क्योंकि जो उनका आंसर था ना वो ज्यादा वेग बोलो
वेग तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा जनरलाइज्ड बेसिस पर था, सिर्फ प्रोविजन दे दिया हमने, इसको मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन के बेसिस पर रख दिया, बस इतनी हमने कोशिश की है। लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर, वो आफ्टर के बाद क्या लिखा था वर्ड आपने? सॉरी, कहां पर? हावेवर वाला पैरा है ना? करेंसी फ्लक्चुएशन में अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द even एंटिटी इवन आफ्टर इम्पोजिशन। Okay. मेरी भी हैंड राइटिंग ना, imposition of 10% tariff। ओके सर, डन, थैंक यू। बाकी तो ठीक है, इनके आंसर का जनरलाइज की ठीक है, एक डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट्स कि आपने गोइंग कंसर्न पर क्यों नहीं बनाया। अगर एंटिटी को लगता है कि उनका ट्रेडिंग सीज हो जाएगा, कुछ लिक्विडेट हो सकते हैं, तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। वो जनरल आंसर जो उन्होंने लिखा है, ये आंसर तो रहेगा ही रहेगा, बट एज वेल एज जो ऊपर मैंने लिखवाया वो भी रहेगा। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स एडिशनल आंसर, ये आप भी लिख दीजिएगा आपकी कॉपी का, बेटर रहेगा कि आप वो जो पेज है या फिर वो जो चिट है वो यहां पर चिपका देंगे, ताकि बार बार आपको कॉपी बुक रेफर ना करना पड़े। बेटर यू शुड कीप योर नोट्स प्रॉपरली बिगिनिंग से ही। इट इंक्लूड्स एडिशनल आंसर। अच्छा हाँ, मेरे को एक चीज याद आई, आपको मैंने होमवर्क भी दिया था वैसे स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन करने का। यस सर। सच्ची सच्ची बताओ। हाँ सर, आप नहीं स्टार्टिंग करके का 10 क्वेश्चन पढ़ने बोले। नहीं पढ़ा ना? सर किया था, उसमें किया से एक सर, में प्रॉब्लम था। 10 क्वेश्चंस किया सर। कितना किया? 10 क्वेश्चंस। गुड। सर मैंने 7 15-16 तक किया था सर, उसमें से 2 में मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, बाकी इजी लगा। अच्छा, वो जो 2 थे वो अगर मैं डिस्कस ना करूं सपोज, तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? नहीं, आपका 9 तो मार्क है, वो उसी में था थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर टू एमटीपी May 22, 1st April 2013, Charming Limited issued 1 lakh rupees 10 bonds for rupees 10 lakhs. On 1st April each year, interest at the fixed rate of 8% per year is payable on the outstanding capital amount of the bond. तो capital amount of the bond is 10 lakhs, और हमने ये इशू किया 1st April को। हर 1st April पे इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट होता है और पे करना पड़ता है। First payment will be made on 1st April 2014. Issued date was 13. The first payment is going to be made on 14. On 1st April each year, that is from 1st April 14, Charming has the contractual obligation to redeem 10,000 of the bonds at 10 per bond. मतलब 1 लाख रुपए हर साल आपको वापस करना पड़ेगा in the statement of financial position, मतलब बैलेंस शीट as on 31st March 14. How should this be presented on financial statement? बहुत ही easy है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर इज 8 एंड सिंपल सा पॉइंट है, 1st April 13 को आपने इशू किया है बॉन्ड, आपने इशू किया है बॉन्ड 10 लाख रुपीस का। सो दिस बिकम्स द डेफिनेटली लाइबिलिटी। नाउ दिस can say that our 31st March is there and the very next day is 1st April 2014 is there. Here we need to pay what? One is interest and one is principal. These both are payable. These both are payable. As far as principal is concerned, principal is 1 lakh payable. ठीक है ना? So technically out of 10 lakh, here also in the balance sheet, entire principal outstanding amount is 10 lakhs. But tell me, मैं इस 10 लाख को पूरा का पूरा नॉन करंट में दिखाऊंगा कि इस 10 लाख में से अप टू 1 लाख विच इज ड्यू टू बी पेबल विद इन 12 मंथ्स, विच इज ड्यू टू बी पेबल इवन द नेक्स्ट डे। यार वो तो जस्ट अगले दिन पे करना है, विच इज ड्यू टू बी पेबल इन द नेक्स्ट डे। टेल मी, मुझे 10 लाख को पूरा पूरा नॉन करंट दिखाना चाहिए कि मुझे इसका बाइफर्केशन करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? बाइफर्केशन Bifurcation करना चाहिए सर। हाँ जी, तो 1 लाख इसमें ऐसे करंट, नॉन करंट नॉन एंड करंट। वेरी गुड। नॉन करंट में क्या करेंगे नॉन करंट करेंट में में 9 9 लाख लाख। सर? नॉन करंट के अंदर कहां दिखाएंगे, कहां? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखेगा। ठीक है, ये दिखेगा 9 lakhs। और करंट लाइबिलिटी में कहां दिखेगा? टेल मी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लाइबिलिटीज में कहां दिखेगा? और 80,000 हो जाएगा था करंट लायबिलिटी। वेरी गुड।
सी अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, एक होता है बोरोइंग्स, एक होता है अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एक अदर करंट लाइबिलिटी। कहां कहां दिखाओगे, कौन कौन सी जगह पर कहां कहां दिखाओगे? दूसरा इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है ना? अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में 1,80,000 होगा। करेक्ट, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सो ये दिखेगा आपका करंट लाइबिलिटी में अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1,80,000। हालांकि अलग अलग दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा सबसे पहले? करंट मेच्योरिटी कितना? 1 लाख और इंटरेस्ट अक्रूड 80,000। ऑल राइट, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर लीज लाइबिलिटी, बोरोइंग्स, ये सब है, ठीक है ना? और ट्रेड पेबल्स, ये सब है अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ठीक है? सो नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका बोरोइंग्स के अंदर जाएगा। बोरोइंग्स के अंदर जाएगा। सो इसको भी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये बेसिकली बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। ऑलराइट गाइस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिटी हैज टेकन अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक that is to be repaid within a period of 9 months from the end of the reporting period. Prior to the end of reporting period, the entity and the bank prior to the end of reporting period, मतलब क्या बोलते हैं, खत्म होने से पहले, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले, बैलेंस शीट डेट से पहले, एंटिटी एंड द बैंक एंटर्ड इनटू द अरेंजमेंट whereby the existing outstanding loan will automatically unconditionally roll into the new facility which expires after a period of 5 years. Wow! तो मुझे बताओ करंटली पोजीशन क्या है? जो लोन है वो करंट है कि नॉन करंट है? करंट है। Current है। No. वेरी गुड, current करंट है, है। करंट है, करंट है। और जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से 5 इयर्स हो जाएगा, मतलब क्या लगता है ये नॉन करंट होने के चांसेस हैं, राइट? Yes, sir. तो ये रोल ओवर एग्रीमेंट कब हुआ है? रोल ओवर एग्रीमेंट कब हुआ है? बैलेंस शीट डेट से पहले की बैलेंस शीट डेट के बाद? पहले हुआ है। पहले हुआ है। Prior to the end of reporting period. राइट, प्रायर टू द एंड बोला है, प्रायर टू द एंड बोला है। सो हाउ शुड सच लोन बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी? नाउ टेल मी, बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, करंट और नॉन करंट? Non-current. 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 सिंपल, सिंपल सा फंडा है। हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, पढ़ा था, Yes, sir. ये पढ़ा था हमने, Indians 1 में पढ़ाया था सर आप। इंडिया में रीफाइनेंसिंग करके पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. Sir. At the reporting date, if the entity expects or has the discretion to refinance rollover the obligation for at least 12 months, treat financial liability as non-current. तो यहां पर obviously बैलेंस शीट डेट से पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, तो एंटिटी का डिस्क्रिशन है कि वो रोल ओवर करना चाहता है। Will the answer be different if the new facility is agreed upon after the end of reporting period? यही फैसिलिटी अगर, यही अरेंजमेंट अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होता तो? Yes, sir. Current करंट क्लासिफाई करते हैं। तो हमारा आंसर डिफरेंट होता। हम इसको क्या क्लासिफाई करते? करंट। Current. करंट क्यों करते? क्योंकि अगर आपका बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ रीफाइनेंसिंग अरेंजमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन फाइनेंशियल लायबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज करंट ओनली। आप उसको करंट ही मानोगे। विल द आंसर टू ए be different if the existing facilities from one bank and the new facilities from the another bank? Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिनली Because, सेम बैंक के साथ अग्रीमेंट हुआ था, पर वो बोल रहे नहीं नहीं नहीं,
ओरिजिनल लोन आपका 9 मंथ के अंदर ही देना है, पर न्यू बैंक के साथ एक अग्रीमेंट हुआ है 5 years का। टेल मी। यस सर, बिकॉज करंट बैंक को तो हम लोग 9 महीने के अंदर पे करेंगे, तो वो एक लायबिलिटी आ गया, और फिर नया से जो लेंगे वो दूसरा लायबिलिटी है, दूसरा लायबिलिटी सेपरेट एंटिटीज है, तो फिर अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल। सो आंसर टू ए विल बी डिफरेंट। हमारा आंसर टू ए नॉर्मली नॉन करंट था, बट इस केस में अगर अलग अलग एंटिटीज होंगी तो ओरिजिनल एंटिटी को हमें तो 9 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना ही पड़ेगा। सो डेफिनेटली इट वुड बी ट्रीटेड एज करंट। करंट, ठीक है। लास्ट, will the answer to A be different if the new facility is not yet tied up with the existing bank but the entity has the potential to refinance the obligation? Potential मतलब अभी बातें चल रही हैं, अभी अग्रीमेंट नहीं हुआ है, पर एंटिटी सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकती है। एंटिटी को लगता है हम तो कर लेंगे, पोटेंशियल है एंटिटी में सब करने का, हम उनकी सारी कंडीशंस को मान लेंगे, हो जाएगा। बोलो। रिपोर्टिंग पीरियड तक नहीं हुआ तो करंट ही होगा। करेक्ट। पोटेंशियल होना और अनकंडीशनल ऑफर देना अलग अलग होता है। अभी बातें चल रही हैं और एंटिटी को लगता है कि हमारे में इतना पोटेंशियल तो है कि हम करवा लेंगे। ना ना ना, अगर यहां बोलते हैं कि वो हमें उन्होंने अनकंडीशनल ऑफर दिया है और हमारे ऊपर छोड़ दिया है, डिस्क्रिशन है हमारे ऊपर है कि हम लेवे कि ना ले, तो एक अलग बात होती। यहां पर अभी नॉट येट टाइड अप मतलब अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कंपनी के पास पोटेंशियल है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। स्टिल वो हम उसको क्या मानेंगे? करंट। ऑलराइट गाइस, the answer will be different. Yes, The sir. answer will be different. Loan should be classified as current. This is because as per the paragraph this refinancing rollover the obligation is not at the discretion of the entity. यहां पर कोई discretion नहीं है, there is no arrangement for refinancing. Entity does not consider the potential to refinance the obligation and classifies the obligation as current. I hope you understood the point, guys. Tell me. Yes, sir. इसमें क्या डाउट था गौरव आपको? सर नहीं, उसके बाद में एक्चुअली आपका वीडियो देख लिया था यूट्यूब वाला, तो फिर क्लियर हो गया था थोड़ा। कौन सा YouTube? स्टार्टिंग में था डाउट, बट सर आप लिंक भेजे थे ना ग्रुप में, तो वो तो हमने लेक्चर का भेजा था मैंने आपको। हाँ, तो वही थोड़ा सा उसमें एक बार फिर से वो लेक्चर का पार्ट वाला देखा तो फिर क्लियर हो गया था। All right. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर टू May 22 एग्जाम। December 2011, entity entered into a loan agreement with the bank. The loan is repayable in 3 equal annual installments starting from December 2015. Boss, loan लिया है 11 और repayable is on 15. One of the loan covenants is that, covenants मतलब conditions, is that an amount equivalent to the loan amount should be contributed by the promoters by March 24, 2012. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये लोन की है, जो लोन बैंक ने दिया है हमें, उसमें कंडीशन ये है कि आपको कुछ पीरियड तक मार्च 24, 2012 तक आपका लोन अप्रूव हुआ है। दिसंबर में लोन लिया है आपने, दिसंबर 11 में, मार्च 24, 2012 अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमें प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन भी इकट्ठा करना है लोन अमाउंट के बराबर। अमाउंट इक्वलेंट टू द लोन अमाउंट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रमोटर्स, फेलिंग विच द लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड। ओ माय गॉड, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर हमने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हमारा लोन ऑन डिमांड रीपेबल आ जाएगा। एज ऑन मार्च 24, 2012 द एंटिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली व्हाट इज दिस? ब्रीच ऑफ लोन प्रोविजंस। कह सकते हैं कि नहीं? टेल मी, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ प्रोविजंस। यस और नो? Yes, sir. और ब्रीच ऑफ प्रोविजन में क्या हो गया? लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड हो गया। ईशान, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यू वर नॉट देयर इन द लास्ट लेक्चर, तो यूट्यूब वाला लेक्चर देख लिया कि नहीं देखे? लास्ट वाला बैकअप देखा कि नहीं? देख लिया सर, पूरा देख लिया, बस वो आपका जो कंपैरिजन था सर इंडिया IFRS का सर, वो पार्ट बाकी है सर, 20 मिनट्स का। ओके, ब्रीच वाला पार्ट तो देख लिया था ना सर? यस सर, देख लिया था। ओके, सो दिस बिकम्स द ब्रीच। नाउ एज ऑन मार्च द एंटिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ऑन मार्च 25 एंटिटी अप्रोच द बैंक। बैंक के पास हम खुद ही चले गए, भाई नहीं हो पा रहा है यार। ऑब्टेन्ड अ ग्रेस पीरियड अप टू 30th जून। हमने ग्रेस पीरियड उनसे लिया 30th जून। ग्रेस पीरियड भी लेते तो कुछ ढंग का लेते रे, 12 महीने तक तो मिनिमम से मिनिमम लेते, तुमने ग्रेस पीरियड ले लिया बस 3 महीने का। टू गेट द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन द बैंक कैन नॉट डिमांड द इमीडिएट पेमेंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड तक बैंक डिमांड नहीं कर पाएगी। अबे वो तो ठीक है, पर ग्रेस पीरियड की औकात तो देखो 3 महीने सिर्फ। The annual reporting period of the entity ends on 31st March 2012. As on March 2012, how should the entity classify the loan? क्या लगता है आपको, लोन क्या क्लासिफाई करना चाहिए हमें?
सर करंट करना चाहिए करंट सर, करंट करना चाहिए। वाई? लेस सर देन बिकॉज 12 months। महीने के अंदर ऑन डिमांड पेएबल है सर। ठीक है, ऑन And डिमांड। grace period is also less than 12 months ठीक from the है, reporting दो बातें। पहली बात तो period. ब्रीच ऑफ लोन प्रोविजंस हुआ है तो डेफिनेटली इट इज पेबल ऑन डिमांड हो गया, तो मतलब ये करंट हो गया। ठीक है, रेक्टिफिकेशन हुआ है, ग्रेस पीरियड, रेक्टिफिकेशन मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद, सॉरी बैलेंस शीट डेट से पहले ही, मार्च 25 ग्रेस पीरियड हमें मिल गया। कंडीशन ये होती है कि ग्रेस पीरियड आपको मिलना चाहिए बैलेंस शीट डेट से पहले। हाँ मिल गया, लेंडर अग्री टू प्रोवाइड ग्रेस पीरियड बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। पर ग्रेस पीरियड कितने महीने का मिलना चाहिए? 12 मंथ्स का। आपको ग्रेस पीरियड कितने महीने का मिला है? 3 मंथ्स का। ना 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 ना, ये ग्रेस पीरियड आपको मिला है, पर ये ग्रेस पीरियड में भी 12 महीने नहीं है, तो डेफिनेटली दिस लोन वुड बी ट्रीटेड एज, क्लासिफाइड एज करंट। Next, assume that in anticipation that it may not be able to get the promoter contribution by the due date in February मतलब वो 24 मार्च की जो बेसिक कंडीशन थी उससे पहले ही उनको लगा कि हमारे बस की नहीं है, अभी चले जाते हैं बैंक के पास, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। एंटिटी अप्रोच द बैंक, गॉट द कंप्लायंस डेट एक्सटेंडेड अप टू 30 जून। अभी ब्रीच ऑफ लोन हुआ है क्या? पूरी सिचुएशन बदल गई क्या? ब्रीच ऑफ लोन प्रोविजंस हुआ है क्या? नो सर, नो, ब्रीच ऑफ लोन प्रोविजन ही नहीं हुआ बेटा। अगर ब्रीच ऑफ लोन प्रोविजन होता तो नॉन करंट से करंट पे आता, जैसे पहला कंडीशन में, पहला सिचुएशन में था। यहां सिचुएशन बदल दिया, यहां उन्होंने बोला कि 24 मार्च तक हम नहीं कर पाएंगे, हमें ये पता है, फरवरी के टाइम पे ही हम घुस गए, और फरवरी के टाइम पे ही वी टोल्ड ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, प्लीज हमारी डेट एक्सटेंड कर दो। तो उन्होंने एक्सटेंड कर दी। देयर इज नो सच ब्रीच, ब्रीच है ही नहीं। In this case, will the loan classification on March 31st be different from A above? Yes or no? Yes, sir. yes, Yes, it will be different. It will be non-current because It will be non-current because there is no breach because the question condition has not been breached. breach हुआ ही नहीं है, कोई actual breach है ही नहीं, तो हम क्यों उसको करें? लिखा भी है नीचे देखो, consequently in the absence of actual breach of the loan covenants, the loan will retain its original classification as non-current. ठीक है, this was question number 15. Now 16. Question number 16. Question number 16. OMN Limited has a subsidiary of MN Limited. Subsidiary MN. OMN Limited has a subsidiary MN. OMN Limited provides a loan to MN at 8% interest to be paid annually. OMN की एक सब्सिडरी है MN. पेरेंट ने अपनी सब्सिडरी को लोन दिया है इंटरेस्ट रेट पर 8% पे लोन दिया है। The loan is required to be paid whenever demanded by OMN. बहुत अच्छी पॉइंट लिख दी उन्होंने, whenever demanded by, demanded back मतलब मैंने तुम्हें लोन दे दिया, मैंने बोला लोन यूज करो, जब मैं तुमसे डिमांड करूंगा तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। हाउ शुड द लोन बी क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ OMN लिमिटेड? विल इट बी एनी डिफरेंट फॉर MN लिमिटेड? OMN की बुक्स में क्या होगा और MN की बुक्स में क्या होगा? चलो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले देने वाला पेरेंट कंपनी जिसने लोन दिया है उसकी बुक्स में क्या होगा वो बात करते हैं। बेटा बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है और डिप्लोमेटिक आंसर ही लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं लिख सकते। इसने भी डिप्लोमेटिक ही लिखा है। क्या? यहां पर सिंपल सा फंडा है। OMN को क्या लगता है? क्या OMN को ऐसा लगता है कि वो अपना लोन डिमांड करेगा, रीपेमेंट डिमांड करेगा विद इन 12 मंथ्स? अगर उसको लगता है हां तो वो उसको करंट असेट बनाएगा, और अगर OMN को ऐसा एस्टिमेशन है कि वो डिमांड नहीं करेगा, वो डिमांड नहीं करेगा विद इन 12 मंथ्स, तो वो उसको नॉन करंट बनाएगा। आपको ऐसा आंसर दिखाना है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा डिपेंड करता है OMN के इंटेंशन पर कि OMN का इंटेंशन क्या है। डिमांड करना है उसको विद इन अ ईयर तो करंट, अगर उसको डिमांड नहीं करना है विद इन अ ईयर तो नॉन करंट। दूसरा MN लिमिटेड, MN लिमिटेड के पास कोई इंटेंशन नहीं है। MN लिमिटेड के पास जस्ट एक ऑब्लिगेशन है, किसी भी मोमेंट पर अगर उसने डिमांड किया तो आई कैन नॉट डिनाई। इसका मतलब अगर वो डिमांड अभी करेगा तो मुझे अभी देना पड़ेगा, तो सेफ असाइड MN लिमिटेड इसको करंट बताएगा, क्योंकि ये MN के
इंटेंशन पे नहीं है, ये एमएन के राइट में नहीं है। एमएन कहेगा, सब्सिडरी कहेगा कि अगर उसने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिमांड किया तो ऐसे केस में मुझे उसको करंट बताना पड़ेगा, तो एमएन लिमिटेड उसको करंट बताएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Can you guys please read this? Gaurav, can you please read the solution from here? जो भी ये एस्टिमेट करेगा कि मुझे क्या लगता है, मैं विद इन 1 ईयर मंगवा सकता हूं कि नहीं, मैं मंगवा सकता हूं तो करंट, नहीं मंगवा सकता हूं तो नॉन करंट, ये जो भी उसने जजमेंट लिए हैं और एस्टिमेशंस लिए हैं, ये जजमेंट्स और एस्टिमेशंस के क्या बेसिस हैं, क्या लिए हैं, वो उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। आपको याद होगा हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था क्रिटिकल जजमेंट्स एंड एस्टिमेशंस। तो उसको एंटिटी जितने भी क्रिटिकल जजमेंट्स लेती है, जितने भी एस्टिमेशंस लेती हैं, जिसमें अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, वो एंटिटीज को डिस्क्लोज करने चाहिए। तो उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ओएमएन लिमिटेड को। एज फार एज एमएन लिमिटेड इज कंसर्न, उसको वो करंट दिखाना चाहिए। ऑलराइट सर, इसमें एक पर्सपेक्टिव कुछ पूछना था। हाँ सर, जैसे वी हैव अज्यूम्ड कि एमएन लिमिटेड को रिपेबल हो गई साल के अंदर, हो सकता है कभी भी तो वो करंट लायबिलिटी दिखा रहा है, बट ओएमएन लिमिटेड के पास भी एक ऑप्शन है कि वो साल में कभी भी मांग सकता है, उसको पैसा मिल जाएगा। तो एक क्या बोले, मायोपिक व्यू लेके कि वी शुड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसको करंट एसेट ही दिखाना चाहिए, बिकॉज द कंपनी हैज द ऑप्शन टू रियलाइज इट ड्यूरिंग द ईयर। करे नहीं करे, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, बट दे हैव द ऑप्शन दैट इट कैन बी रियलाइज। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसको करंट एसेट शुड बी द आंसर। एंड अगर ओएमएन इसको शो करी एज अ नॉन करंट, देन एमएन शुड हैव द, मतलब एमएन कैन डिस्क्लोज इट एज अ नॉन करंट, बिकॉज उसका होल्डिंग कंपनी इज ऑलरेडी डिक्लेयरिंग इट कि मेरे को नहीं चाहिए साल में, तो दे हैव अ वैलिड जस्टिफिकेशन कि हम लोग भी फिर क्यों दिखाएं। बाय शोइंग नॉन करंट इन माय बुक्स यू कैन नॉट जज मी that okay, I'll not demand the repayment. Maybe as per my current estimate, I was expecting okay, I am not in a need of the money right now, but by showing it as a non-current, you as a party, you as a subsidiary cannot judge me कि अच्छा ओके मैंने तो अपनी बुक्स में नॉन करंट दिखाया है तो डेफिनेटली तुम भी सेफ हो जाओ। सेफ क्या, अरे ठीक है वो नॉन करंट दिखा रहा तो हम भी नॉन करंट करेंगे। You would definitely think about the prudence concept, you should conservative yourself, like कि नहीं यार, अगर उसने बाद में उसका इंटेंशन बदल गया, उसका बाद में एस्टिमेट बदल गया, because whatever I did, it is all because of my estimates, whatever judgments I have made, and based on that I assumed that okay, I am not going to ask you the money for upcoming 12 months, but that doesn't mean कि you have the right कि तेरे पास कोई राइट होगा कि तू 12 मंथ तक इसको पोस्टपोन कर सकता है, बिकॉज यू आर नॉट फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ करंट, यू आर फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। टेक्निकली इन द डेफिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटी, सी हियर करंट लायबिलिटी, वेयर इज करंट लायबिलिटी यार, कहां गया करंट लायबिलिटी?
yes, current liability for which entity does not have unconditional right to defer the settlement. और MN वाले आंसर में उसने यही वाला वर्ड यूज किया है. मैंने अपनी बुक्स में नॉन करंट बोला है. इसको लेकर तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे लिए वो नॉन करंट है? मेरा अगर कल को बदल गया, मूड बदल गया, चाहिए मेरे को पैसा चाहिए, दो वापस करो, तो क्या तुम नहीं दोगे? क्या तुम्हारे पास कोई अनकंडीशनल राइट है क्या उस सेटलमेंट को डेफर करने का बियॉन्ड 12 months? नो, यू डोंट हैव एनी राइट. सो इवन दो आई एम डिस्क्लोजिंग इट एज अ नॉन करंट, यू डोंट हैव अ राइट टू डिफर इट बियॉन्ड 12 months. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Sir, but they are group companies. They are group companies. में तो अंडरस्टैंडिंग होता है. नहीं, बिल्कुल दे हैव ग्रुप कंपनीज, बट सपोज कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई तो वही अनसर्टेनिटीज के तो वो आंसर में बात कर रहा है, जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज की, जिसके बेसिस पर प्रूडेंस को देखते सर, तो ये प्रूडेंस को देखते हैं, फिर ओएमएन को भी करंट एसेट ही बोलना चाहिए. नहीं, प्रूडेंस के लिए पैसा भी तो मांग सकते हैं. उसको प्रूडेंस हमेशा लायबिलिटी के केस में होता है, आउटफ्लोज के केस में. प्रूडेंस के यहां पर ओएमएन प्रूडेंस क्यों बोलेगा? उसको कौन सा पैसा देना है? उसको तो रिकवरी करनी है. OMN लिमिटेड इज ट्राइंग टू रिकवर द मनी और OMN को अभी नीड नहीं है. तो अब जैसे मान लो गौरव, तुमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, सी टुडे यू हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट. नाउ यू थॉट कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा इंटेंशन क्लियर है, मैं इसको 2 साल के लिए तो मिनिमम लगाऊंगा. यू सेड ओके, मेरा इंटेंशन क्लियर है, 2 साल के लिए मैं मिनिमम लगाऊंगा. यू व्हाट यू वुड लाइक टू ट्रीट इट? टेल मी, how would you like to treat it? Current or non-current? Non-current. But suppose within a period of 12 months, मतलब within 4-5 months or 8 months, you are in a need of liquidity. अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे लिक्विडिटी की जरूरत है, मुझे मेरे बिजनेस